मल्टी साइकिल पाइपलाइन पाथ्स। अब होता ये है कि हमारी पाइपलाइन के अंदर एक पाथ नहीं होती, मल्टीपल पाथ होती हैं। अब मैं उसी पाइपलाइन की बात कर रहा हूँ जो अब तक हमने डिस्कस की है। उसमें फेच स्टेज है, डिकोड स्टेज है और एग्जीक्यूट स्टेज में एक यूनिट नहीं लगा हुआ। अभी तक हम बात कर रहे थे सिर्फ इस इंटीजर यूनिट की, यानी कि हमने एक एलयू लगाया हुआ है जो कि एड, सब्ट्रैक्ट, एंड और नॉट, एक्स और के ऑपरेशन परफॉर्म करता है और वो सारे एक ही साइकिल में परफॉर्म कर देता है। एक साइकिल में ही एग्जीक्यूट यूनिट अपने ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होते हैं जो एक साइकिल में परफॉर्म नहीं हो सकते। उसके लिए आपको मल्टीपल आपको यूनिट्स लगाने पड़ेंगे। जैसे अब मैं कहता हूं कि फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन है या इंटीजर मल्टीप्लिकेशन है। अगर आपने फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन करनी है या इंटीजर मल्टीप्लिकेशन करनी है तो ये एक साइकिल में नहीं हो सकती। आपको इस ऑपरेशन को ब्रेक करना है मल्टीपल साइकिल्स में, तो ये मल्टी साइकिल पाथ बनेगी। अब यहाँ पर जो यूनिट शो किया गया मल्टीप्लाई के लिए वो पाइपलाइन है और उसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टेजेस हैं। यानी कि एग्जीक्यूट यूनिट के अंदर जो जो मल्टीप्लाई का यूनिट है, जो मल्टीप्लायर है, उसकी 7 स्टेजेस हैं। ओके, एक और यूनिट लगा हुआ है जो फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन करता है। वो कम साइकिल्स ले रहा है, वो 4 साइकिल्स ले रहा है, वो भी पाइपलाइन है और उसकी 4 स्टेजेस हैं। और एक हार्डवेयर लगा हुआ है, एक यूनिट लगा हुआ है डिवाइडर, डिवीजन करता है। इट इज़ नॉट पाइपलाइन, ये पाइपलाइन नहीं है। और ये 24 साइकिल्स के बाद अपने रिजल्ट्स आउट करता है। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, जिस पाइपलाइन को लेके चल रहे थे, उसमें सिर्फ एक ही एग्जीक्यूशन यूनिट था, दैट वाज ALU, वो भी इंटीजर नंबर्स के लिए। सिर्फ इंटीजर्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता था, बहुत सिंपल था। अगर ऐसे प्रोसेसर के ऊपर हमने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं तो फिर वो हम सॉफ्टवेयर में मैनेज करते हैं, जिसे इमुलेशन कहते हैं। अगर जो कि स्लो होता है। हार्डवेयर में ये काम करने के लिए हमें यूनिट्स लगाने पड़ेंगे, हमें हार्डवेयर लगाना पड़ेगा। अब एग्जीक्यूशन जो हमारा फेस है वो सिंगल यूनिट पर मुश्तमिल नहीं है, वहाँ पर मल्टीपल यूनिट्स लगे हुए हैं। और ना सिर्फ मल्टीपल यूनिट्स लगे हुए हैं बल्कि हर यूनिट का जो डिले है वो डिफरेंट है। अगर मुझे इंटीजर नंबर्स के ऊपर कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है फिर तो ये वाली पाथ यूज होगी फॉर इंटीजर नंबर्स। लेकिन अगर मुझे इंटीजर नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो फिर मुझे इस पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर मुझे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की एडिशन करनी है तो फिर ये वाला यूनिट काम नहीं आएगा जो इंटीजर के लिए बनाया था मैंने। फिर मुझे फ्लोटिंग पॉइंट एडर वाली पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। तो मैंने अब तक आपको ये बताया कि अब एग्जीक्यूट यूनिट्स के अंदर मल्टीपल यूनिट्स लगे हुए हैं। एक यूनिट लगा हुआ है इंटीजर यूनिट है जो कि इंटीजर कैलकुलेशंस के लिए हम यूज़ करते थे, जो कि हम जिसे हम कहते थे ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो एक साइकिल के अंदर एडिशन कर देता था, सब्ट्रैक्शन कर देता था, एंड और नॉट, एक्स और के ऑपरेशन परफॉर्म कर देता था। लेकिन अब हम अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए हमने डेडिकेटेड हार्डवेयर लगाया है। अब अगर हमने फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन करनी है या इंटीजर मल्टीप्लिकेशन करनी है तो उसके लिए हमारे पास ये मल्टीप्लायर है। अगर इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन आएगी तो ये वाली पाथ यूज होगी। और अगर हमने फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन करनी है तो थर्ड पाथ यूज होगी। और अगर हमने डिवीजन करनी है, फ्लोटिंग पॉइंट या इंटीजर डिवीजन, तो उसके लिए डेडिकेटेड हार्डवेयर लगा हुआ है जो कि पाइपलाइन नहीं है, इट इज नॉन पाइपलाइन। और ये 24 साइकिल्स के बाद अपने रिजल्ट्स आउट करता है। तो अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन आ जाती है फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन की, तो देखें इंस्ट्रक्शन फेच हुई पहले साइकिल में,
देन डिकोड हुई, और उसके बाद अब ये वाली पाथ फॉलो होगी। थर्ड साइकिल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ, मेमोरी स्टेज इज 10 और 11 साइकिल्स में ये एग्जीक्यूट हुई है। 11 साइकिल्स लगे हैं इसे एग्जीक्यूट होने के लिए। अगर मैंने फ्लोटिंग पॉइंट की कुछ एडिशन करनी होती, अब देखें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अगर एडिशन की हो तो फिर 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये 8 साइकिल्स के अंदर कंप्लीट होगी। तो अब मल्टीपल पाथ्स हैं विद इन द पाइपलाइन। पहली जो 3 पाथ हैं वो पाइपलाइन है। पाइपलाइन का मतलब है कि सबसे पहले डाटा M1 में आया, फिर पार्शियल रिजल्ट्स M2 में आए, देन M3 में आए। अब अगर M2 से पार्शियल रिजल्ट्स M2 में आ चुके हैं M1 से, तो M1 फ्री हो गया है। अब M1 को यूज किया जा सकता है फॉर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कि इस यूनिट को यूटिलाइज करे। लेकिन डिवाइड के केस में जब तक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती, अपने रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर देती, हम नेक्स्ट डिवाइड की इंस्ट्रक्शन इशू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डिवाइड का जो हार्डवेयर है वो यहाँ पे पाइपलाइन नहीं है, वो नॉन पाइपलाइंड है। आमतौर पे नॉन पाइपलाइंड होता है, तो इसलिए उन्होंने नॉन पाइपलाइंड बनाया। अगर 2 डिवाइड की इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, डिव एंड डिव, से मैं लिख देता हूँ R1, R2, R3 and R4, R5 and R6। एक में न्यूमरेटर है, एक में डिवाइजर है, और रिजल्ट जो आना है वो R1 और R4 में आना है। इन दोनों इंस्ट्रक्शंस के दरमियान कोई डेटा डिपेंडेंसी नहीं है किसी किस्म की। ट्रू डिपेंडेंसी भी नहीं है, नेमिंग डिपेंडेंसी भी नहीं है, लेकिन ना रॉ हैजर्ड है, ना वॉर, कोई हैजर्ड नहीं है। ये दोनों इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन स्टिल पहली इंस्ट्रक्शन इशू हो जाएगी, दूसरी इंस्ट्रक्शन इशू नहीं होगी जब तक पहली इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट्स हार्डवेयर प्रोड्यूस नहीं कर देता। जब तक दूसरी इंस्ट्रक्शन को हम इशू नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा? हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये बात समझ आइए? सो देयर इज अ स्ट्रक्चरल हैजर्ड कि 2 इंस्ट्रक्शन सेम हार्डवेयर को यूज करने की कोशिश कर रही हैं। पहली इंस्ट्रक्शन 24 साइकिल्स के बाद आउट होगी इस डिवाइडर सर्किट से। ये जो यूनिट लगा हुआ है डिवाइडर 24 साइकिल्स के बाद आउट होगी। तो तब तक जो सेकंड डिवाइड की इंस्ट्रक्शन है वो वेट करेगी, वो उसे इंस्टॉल करेंगे हम। जबकि इन दोनों के दरमियान डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चरल हैजर्ड है। हमने स्ट्रक्चरल हैजर्ड क्या पढ़ा था कि 2 इंस्ट्रक्शन सेम हार्डवेयर को सेम टाइम पे यूटिलाइज करें तो स्ट्रक्चरल हैजर्ड आता है। सकता है कि मतलब किसी एल्गोरिदम के थ्रू वेट करवाया जाए एक को स्टॉल करवा दें। अब इसके आपके पास सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है, हार्डवेयर सोल्यूशन है। सॉफ्टवेयर सोल्यूशन से स्टॉल डाल दें, लेकिन अब हम सॉफ्टवेयर सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे, हमने सॉफ्टवेयर सोल्यूशन देख लिए जो हमने अब तक देखने थे। ठीक है। एक्चुअली होता ये है कि कंपाइलर राइटर्स को या कंपाइलर को माइक्रो आर्किटेक्चर की इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। उसको इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर बताया जाता है, उसको माइक्रो आर्किटेक्चर नहीं बताया जाता। वो ये डिस्क्लोज नहीं करते। कुछ ओपन आर्किटेक्चर्स हैं, फाइन, लेकिन ज़्यादातर जो है जैसे इंटेल है, इसके वो आपको माइक्रो आर्किटेक्चर की इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। तो कंपाइलर जो है वो खुद रीस्केजुलिंग कर लेगा अपने तौर पे, डिपेंडेंसी को रिमूव एक हद तक करेगा, इतनी डेप्थ में नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं डायनेमिक। एक्चुअली हम जा रहे हैं डायनेमिक स्केजुलिंग की तरफ। तो मल्टीपल पाथ्स हैं एग्जीक्यूट यूनिट के अंदर, और किस पाथ को यूज़ करना है वो डिपेंड करता है कि इंस्ट्रक्शन कौन सी है। अगर सिंपली इंटीजर इंस्ट्रक्शन है ऐड सब्ट्रैक्ट की, तो ALU जो कि अब तक हम पढ़ रहे थे कन्वेंशनल ALU यूज़ होगा। अगर फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर मल्टीप्लिकेशन या फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन आ जाती है तो सेकंड यूनिट यूज़ होगा, जो कि 7 साइकिल्स कंज्यूम कर रहा है।
फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन की इंस्ट्रक्शन है तो थर्ड यूनिट कंज्यूम होगा, और डिवाइड की इंस्ट्रक्शन है तो फिर डिवाइडर यूज होगा, और डिवाइडर की लेटेंसी है 24। अब लेटेंसीज क्या है इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो जो डिवाइडर है वो नॉन पाइपलाइन है, बाकी पाइपलाइन है। पाइपलाइन का मतलब ये है कि नेक्स्ट पे आ जाते हैं। पाइपलाइन का मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं फ्लोटिंग पॉइंट ऐड की, फ्लोटिंग पॉइंट ऐड है ना, इसकी अगर मैं बात करूं, अगर इसकी इंस्ट्रक्शन है तो फैच हुई डिकोड, अब A1 A2 A3 A4 मेमोरी राइट बैक। तो अगर उसके बाद फिर एक फ्लोटिंग पॉइंट ऐड की इंस्ट्रक्शन होती तो वो फैच होती, डिकोड होती, और वो भी एग्जीक्यूट फेज में जा सकती थी। क्यों? क्योंकि जो एडर है वो पाइपलाइन है, A1 A2 A3 A4 मेमोरी एंड राइट बैक। ये इस वजह से कि A1 को पहली इंस्ट्रक्शन ने यूज कर लिया है, अब वो A2 स्टेज में है और A1 स्टेज फ्री है, तो A1 स्टेज नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ने यूज कर ली। तो ये तो पाइपलाइन के केस में तो हो गया, बिल्कुल ऐसे जैसे प्रोसेसर के केस में हुआ कि जब फर्स्ट इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रही थी तो सेकंड इंस्ट्रक्शन फैच हो रही थी, बिल्कुल ऐसे ही जब फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शन जब A2 स्टेज में थी तो नेक्स्ट फ्लोटिंग पॉइंट ऐड इंस्ट्रक्शन A1 स्टेज को यूज कर रही थी, दैट्स फाइन। लेकिन डिवाइड के केस में ऐसा नहीं हो सकता। अगर डिव की इंस्ट्रक्शन है तो fetch डिकोड देन D1 क्या था उसका नाम था, को लिखा ही नहीं हुआ, चलें हम यूज कर लेते हैं कि डिकोड के बाद D1 D2 एंड स्टेजेस तो नहीं है ये एक्चुअली, वो कहीं तो पाइपलाइन है ही नहीं, तो ये रिजल्ट्स अपने राइट करेगी 24 साइकिल्स के बाद। तो अगर दूसरी डिव की इंस्ट्रक्शन हो तो फैच हुई, अब वो डिकोड नहीं हो सकती। कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इवन देन स्टॉल करना पड़ेगा 24 साइकिल्स। कैसे? इधर देखें, नहीं उसमें कुछ और है, क्योंकि स्ट्रक्चरल हैजर्ड है, ये स्टॉल जो डालने पड़े हैं ये स्ट्रक्चरल हैजर्ड की वजह से डालने पड़ रहे हैं। बात समझ आई है ये? सर अगर कोई हमारे पास एक और इंस्ट्रक्शन होती तो उसके लिए फिर 24 साल और डालने पड़ने थे। हाँ, डिवाइड की इंस्ट्रक्शन, चूंकि डिवाइडर जो है नॉन पाइपलाइन है, नॉन पाइपलाइन का मतलब है कि इसके अंदर फर्दर स्टेजेस नहीं बनी हुई। ऐसा नहीं है कि ये जो पहली इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट दूसरी स्टेज में मूव कर जाएं और पहली स्टेज फ्री हो जाए, फिर अगले साइकिल में दूसरी स्टेज से वो तीसरी स्टेज में मूव कर दें और पहली दो स्टेजेस फ्री हो जाए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं है जैसा कि ऊपर वाले ये दरमियान वाले दो में है, यानी कि फंक्शनल यूनिट 2 और 3 में है, ऐसे नहीं है। डिवाइड नॉन पाइपलाइन है। नॉन पाइपलाइन का मतलब है कि जब तक डिवाइड अपने रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर लेता हम डिवाइड को दोबारा यूज नहीं कर सकते। हमने डिवाइड के यूनिट को डाटा दे दिया, ऑपरेंड्स दे दिए, उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया, अब वो डिवाइड कर रहा है। जब तक वो डिवाइड करके रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर लेता हम उसको नए ऑपरेंड्स नहीं दे सकते। सर हम डिवाइड वाले को पाइपलाइन बना सकते हैं? स्लाइड में कोई पाइपलाइन बिल्कुल बना सकते हैं, इसलिए फिर उसके एक्चुअली इसके अंदर लूप लगा होता है। डिवीजन जो होती है ना वो एक लूप होती है। आपको अगर एल्गोरिथम आपने पढ़ा हो डिवाइड का, एक्चुअली बाइनरी डिवीजन का एल्गोरिथम होता है, उसमें लूप है, इटरेशंस हैं उसमें, हमने बार बार शिफ्ट करना है, फिर ऐड करना है, फिर शिफ्ट ऐड एंड सो ऑन। तो हमें 32 बिट का अगर डिवाइडर है तो 32 टाइम्स शिफ्ट और ऐड हो रहा होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, उसको लूप को अनरोल करेंगे, पहले उसको स्ट्रेट करेंगे, फिर उसमें हर आइट्रेशन
के बाद एक स्टेज लगाएंगे, यानी कि हर शिफ्ट और ऐड के बाद एक स्टेज, फिर शिफ्ट ऐड है। यानी कि जो लूप में हो रहे थे ना 32 शिफ्ट के ऑपरेशन, वो मैंने अब शिफ्टर लगाने हैं 32 सीरीज में। पहले शिफ्ट ऐड, फिर शिफ्ट ऐड, फिर शिफ्ट ऐड, फिर शिफ्ट ऐड, इस तरह के 32 शिफ्ट ऐड मुझे लगाने पड़ेंगे सीरीज में। और हर शिफ्ट ऐड के दरमियान में एक स्टेज लगानी पड़ेगी, फिर वो पाइपलाइन बनेगा और उसकी कॉस्ट कहीं से कहीं चली जाएगी। तो इसलिए नॉर्मली इसको सिक्वेंशियली रहने देते हैं, ऐसे पाइपलाइन नहीं बनाते। तो इसलिए यहाँ भी पाइपलाइन नहीं बनाया गया ऐसे, क्योंकि पाइपलाइन बनाना जरा कॉस्टली है। सर अगर डिवाइड यहाँ को डिवाइड के एक इंस्ट्रक्शन के बाद कोई और इंस्ट्रक्शन आती है तब तो किसी किस्म का हैजर्ड नहीं ना होगा, बेशक वो 25 साइकिल लगा रही है। देखें, डिवाइड के बाद एडर की फ्लोटिंग पॉइंट ऐड की इंस्ट्रक्शन आ जाए, मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन आ जाए, इंटीजर की इंस्ट्रक्शन आ जाए, नो प्रॉब्लम। डिवाइड के बाद डिवाइड की इंस्ट्रक्शन नहीं आ सकती। ठीक ठीक। ठीक है, डिवाइड के बाद डिवाइड की इंस्ट्रक्शन इसलिए नहीं कि कोई डाटा डिपेंडेंसी है, नो, स्ट्रक्चरल हैजर्ड है, स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी है, तो इस वजह से नहीं आ सकती। क्लियर हो गया? यहां तक कोई प्रॉब्लम? इस स्लाइड में कोई प्रॉब्लम? नो। एक्चुअली हमने आगे चल के इसी को डायनेमिक बनाना है, तो फिर अब चलते हैं। अब ये कुछ यूनिट्स लगे हुए हैं और आगे उनकी लेटेंसी गिवन है। तो पहला यूनिट है इंटीजर ALU। पहला यूनिट है इंटीजर ALU, इसकी लेटेंसी है 0। ओके, एंड व्हाट इज द लेटेंसी हियर? लेटेंसी का मतलब ये है कि अगर कोई ALU इंस्ट्रक्शन आती है ऐड की, कोई भी ALU इंस्ट्रक्शन आती है और उसको फॉलो करते हुए फिर एक इंस्ट्रक्शन आती है, अगर पहली इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट्स दूसरे ने यूज करने हैं तो वो कितने साइकिल के बाद यूज कर सकता है? एक इंस्ट्रक्शन ऐड की, उसके बाद फिर इंस्ट्रक्शन ऐड की और उन पर डिपेंडेंसी भी है, तो कितने साइकिल के बाद यूज कर सकता है? R1, R2, R3, देन R4, R1 एंड R5। हियर इज द डिपेंडेंसी। तो अगर हम फॉरवर्डिंग को यूज करें तो लेटेंसी क्या होगी? कितने साइकिल का स्टॉल करना पड़ेगा हमें? सर ये इस इंटीजर ALU में हाँ जहाँ हाँ भेज जी, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा कि दो ऐड की इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ पे रॉ हैजर्ड है, मैं फॉरवर्डिंग को यूज कर सकता हूँ। अगर मैं फॉरवर्डिंग को यूज कर सकता हूँ तो कितने कितने स्टॉल डालने पड़ेंगे मुझे? सर कोई नहीं डालना पड़ेगा। देखें, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, मेमोरी, राइट बैक। फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, ये यहाँ से फॉरवर्ड हो गए, मेमोरी, राइट बैक। तो इस वजह से लेटेंसी 0। लेटेंसी का मतलब है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इस यूनिट के रिजल्ट्स को यूज करती है तो लेटेंसी क्या होगी, उसे कितने स्टॉल डालने पड़ेंगे? नो स्टॉल। द आंसर इज नो स्टॉल। तो अगर इंटीजर ALU है तो लेटेंसी 0 है, यानी कि आप डायरेक्टली उसके रिजल्ट्स फॉरवर्ड कर सकते हैं थ्रू ऑपरेंड फॉरवर्डिंग। ओके, अब डाटा मेमोरी की बात करते हैं। डाटा मेमोरी से लोड की इंस्ट्रक्शन है, लोड वर्ड। एक लोड की इंस्ट्रक्शन है और उसके बाद फिर ऐड की इंस्ट्रक्शन है, कितने स्टॉल डालने पड़ेंगे? फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, मेमोरी, राइट बैक। फेच जी, यहां पर एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे डालना डिकोड हुआ पड़ेगा। तो एक स्टार डालना पड़ेगा। एग्जैक्टली, तो ये 1 लेटेंसी है। अब बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऐड की। ये तो बहुत सिंपल था, ये तो समझाने के लिए था पहले तो। अब फ्लोटिंग पॉइंट ऐड की बताएं कि उसकी लेटेंसी कैसे है। 3 तो चलें लिखा हुआ है टेबल में, एनालिटिकली बताएं कैसे हो सकता है। हियर फ्लोटिंग पॉइंट ऐड 3 साइकिल की लेटेंसी क्यों है?
रन करके देखते हैं। fetch decode execute, नो एग्जीक्यूट में तो इस तरह नहीं होना। A1 A2 A3 A4 memory write back। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन fetch, जी यहां पे एग्जीक्यूट होना है ताकि यहां से फॉरवर्ड हो जाए। तो यहाँ पे डिकोड हुआ तो 1 2 3 3 साइकिल्स की लेटेंसी है। ये समझ आया कैसे किया मैंने? सर ये रिपीट कर दें बात एडर वाली। ऐड की इंस्ट्रक्शन है, फ्लोटिंग पॉइंट ऐड है, इसके रिजल्ट्स को यूज करना है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में। तो कितने स्टॉल्स होंगे कैलकुलेट करना है, सिंपल करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट ऐड की इंस्ट्रक्शन है जी, फैच हुई, डिकोड हुई, एग्जीक्यूट का पहला फेज A1 A2 A3 A4 मेमोरी राइट बैक। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कोई भी हो सकती है, से इंटीजर ALU इंस्ट्रक्शन है ऐड की, उसने इसके रिजल्ट्स को यूज करना है। तो लेटेंसी कितनी होगी? जब तक ये रिजल्ट्स यहाँ कंप्यूट नहीं हो जाते तभी फॉरवर्ड होंगे ना जी। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, इससे पहले डिकोड होगा और 3 स्टॉल्स होंगे और यहाँ फैच होगी। फैच इसलिए यहाँ पे होगी क्योंकि फैच करने के बाद पता चलता है डिपेंडेंसी है, रॉ रिजल्ट है, फिर स्टॉल डालने पड़ते हैं। तो यहाँ रिजल्ट फॉरवर्ड हुए तो लेटेंसी कितनी हुई? 3 साइकिल्स की, तो इसलिए ये 3 लिखा हुआ है। ठीक है सर। ठीक हो गया। अब फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लाई की 6 है, y6। अब यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां से फॉरवर्ड होगी एग्जीक्यूट स्टेज को। जी ठीक। देख से इधर देखें, फैच डिकोड जी, क्या नाम था उसका? M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 देन मेमोरी राइट बैक। अब अगर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कोई भी हो XYZ, उसने उसके रिजल्ट्स यूज करने हैं तो फैच तो यहाँ हो गई, उसे एग्जीक्यूट यहाँ होना है ताकि रिजल्ट्स फॉरवर्ड हो सके। अब एग्जीक्यूट X लिख दिया मैंने, ये A1 भी हो सकता है, ये M1 भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिजल्ट ऐसे ही फॉरवर्ड होंगे। तो इसका मतलब है यहाँ डिकोड होना है। तो लेटेंसी कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 साइकिल्स की लेटेंसी है। काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6, तो ये देखें टेबल में 6। और इसकी कैलकुलेट नहीं हो सकती, तो लिहाजा डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ इस 24 बिल्कुल ऐसे ही होगी, क्योंकि वैसे भी नॉन पाइपलाइंड है। जब तक ये रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर लेता नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसके रिजल्ट्स को यूज ही नहीं कर सकती, तो इसलिए 24 की लेटेंसी है। तो ये तो लेटेंसी हो गई। नेक्स्ट कॉलम इज, ये जो टर्म यूज होती है दैट इज इनिशिएशन इंटरवल। ये क्या चीज है? दिस इज द मिनिमम साइकिल डिले, this is the minimum cycle delay such that the same unit can be used again। इनके कितने साइकिल्स के डिले के बाद सेम यूनिट दोबारा यूज हो सकता है? ALU, एक साइकिल के बाद दोबारा यूज कर लें उसे। डेटा मेमोरी सिर्फ एक साइकिल के लिए यूनिट एक साइकिल के बाद अपना रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगा, इसको सिर्फ एक साइकिल चाहिए। फ्लोटिंग पॉइंट ऐड, हाँ एक साइकिल
एक साइकिल के बाद अपना रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगा। काइंडली अपना माइक म्यूट करते हैं। सर ये इस बात की समझ नहीं आई, जरा रिपीट कीजिएगा। ओके, व्हाट इज दिस? इनिशिएशन इंटरवल क्या है? इनिशिएशन इंटरवल ये, बेटा अपना माइक काइंडली म्यूट करें। ओके, इनिशिएशन इंटरवल ये होता है कि कितने साइकिल्स के बाद सेम यूनिट यूज हो सकता है। कोई भी यूनिट है, ALU को यूज करना है मैंने, कितने साइकिल के बाद यूज कर सकता हूँ? फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, मेमोरी, राइट बैक। एक साइकिल के लिए सिर्फ एक साइकिल के बाद मैं यूज कर सकता हूँ उसे, मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ उसे। तो इनिशिएशन डिले या इंटरवल कितना हुआ? 1। एक साइकिल के बाद मैं यूज कर सकता हूँ, पहली इंस्ट्रक्शन के एक साइकिल के बाद मैं यूज कर सकता हूँ। अब मुझे देख के ये किसी बताएं, भी केस में होता है, मतलब कोई भी फैच की केस इंस्ट्रक्शन हो, में कैसे? हाँ कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, हम बात कर रहे हैं इंटीजर ALU की। इंटीजर ALU को हम एक साइकिल के बाद यूज कर सकते हैं, पहली इंस्ट्रक्शन के यूज करने के एक साइकिल के बाद हम यूज कर सकते हैं। डेटा मेमोरी को भी एक साइकिल के बाद यूज कर सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट ऐड, ये भी पाइपलाइन है, कैसे यूज कर सकते हैं देखें। पहली इंस्ट्रक्शन है F fetch decode A1 A2 A3 A4 memory write back। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है fetch decode, अब ये A1 को यूज कर सकती है? A1 तो नहीं यूज हो रहा ना, A2 यूज हो रहा है इस साइकिल में, A1 को यूज कर सकती है? जी सर। यस, तो इसका मतलब है लेटेंसी कितनी हुई? 1। एक साइकिल के बाद उसने यूज कर लिया। सर अगर ये लेकिन हम जीरो पहले यूज तो नहीं कर रहे थे। क्या? सर हम पहले तो यूज नहीं कर रहे थे इसको, किसको? A1 को। नहीं, इंटरवल ये इनिशिएशन इंटरवल ये बताता है कि आप एक इंस्ट्रक्शन है वो यूज कर रही है, ठीक है, उसके कितने साइकिल्स के बाद आप इसे यूज कर सकते हैं। अब फ्लोटिंग पॉइंट ऐड को हम, इसका ये टाइम जीरो नहीं हो सकता। जीरो का मतलब यह है कि सेम टाइम पे यूज कर सकते हैं, सेम टाइम पे तो यूज नहीं कर सकते। अगर पहली इंस्ट्रक्शन यूज करती है तो उसके एक साइकिल के बाद यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो A2 में चली जाएगी, उसके रिजल्ट A2 में चले जाएंगे और A1 स्टेज फ्री हो जाएगी। अब फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लाई, फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लाई को चाहिए 7 साइकिल्स, 7 साइकिल्स चाहिए, लेकिन एक साइकिल के बाद रिजल्ट्स उसके M1 से M2 पे चले जाएंगे और M1 फ्री हो जाएगा तो हम यूज कर लेंगे। तो इसलिए इसका भी जो लेटेंसी है, जो इनिशिएशन इंटरवल है वो 1 है, कि आफ्टर 1 साइकिल हम इसे यूज कर लेंगे। सर ये जो यहाँ पर यूनिट्स हैं वो हम इंटर स्टेज रजिस्टर कह रहे हैं कि ये जो एडर यूनिट है इसको कह रहे हैं? हम इंटरस्टेज FPL। रजिस्टर की यूनिट तो हम पूरे को कह रहे हैं, यूनिट तो हम ठीक। पूरे को कह रहे हैं। यूनिट के अंदर जो स्टेजेस हैं वो स्टेज है, यूनिट की स्टेजेस हैं अंदर। ठीक है, तो हम यूनिट का स्टेज एक साइकिल बाद यूज कर सकते हैं। हाँ देखें, प्रोसेसर है ना, प्रोसेसर में भी तो हम ऐसे ही करते हैं। जब एक इंस्ट्रक्शन फैच, पहली इंस्ट्रक्शन डिकोड फेज में चली गई तो फैच यूनिट फ्री हो गया, फैच स्टेज फ्री हो गई ना, अब उसको यूज कर सकते हैं सेकंड इंस्ट्रक्शन के लिए। तो यहाँ पे इनिशिएशन इंटरवल क्या हुआ? 1। एक साइकिल के बाद आप यूज कर सकते हैं, यानी कि पहली इंस्ट्रक्शन ने जो यूज किया उसके एग्जैक्टली एक साइकिल के बाद आप दूसरी इंस्ट्रक्शन यूज कर सकती है उसको, उसके एक साइकिल के बाद तीसरी इंस्ट्रक्शन उसको यूज कर सकती है, तो इंटरवल 1 होगा। अब डिवाइड के केस में देखें, डिवाइड के केस में देखें 25 है, वाई 25? 24 साइकिल्स तो लगे रिजल्ट्स कंप्यूट करने में और एक साइकिल लगा रिजल्ट को कहीं स्टोर करने में। जब रिजल्ट स्टोर हो जाएगा फिर हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को कहेंगे कि अब डिवाइडर फ्री है, अब आप यूज कर लो।
सर फिर तो लेटेंसी भी 25 नहीं होगी डिवाइडर के केस में? नहीं, लेटेंसी कुछ और है। लेटेंसी कुछ और है। लेटेंसी का मतलब है कि स्टॉल कितने डालने हैं। फॉरवर्डिंग कर सकते हैं, मैंने तो कैलकुलेट करके बताया आपको। लेटेंसी कुछ और है। लेटेंसी ये बताती है कि अगर हमने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को इसके रिजल्ट्स देने हैं तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को कितना वेट करना पड़ेगा। तो 24 साइकिल्स में रिजल्ट कंप्यूट हुए और हमने वहीं से फॉरवर्ड कर दिए, रिजल्ट्स को वहीं से फॉरवर्ड कर दिया दूसरी इंस्ट्रक्शन को। सर ये जो फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लाई है ये 6 साइकिल क्यों लेती है, मतलब ये 8 क्यों नहीं लेती और या 5 क्यों नहीं लेती? हम इसको हाँ, पाइपलाइन और नहीं लगा सकते, इसको और नहीं ओके कर सकते? ओके। इन्होंने एग्जैक्टली हार्डवेयर नहीं आपको दिखाया कि ये कैसे काम कर रहा है। उन्होंने आपको समझाने के लिए बता दिया। एक्चुअली यहाँ पर मकसद ये है कि सब यूनिट्स, सारे यूनिट्स, सब ऑपरेशन सेम नंबर ऑफ साइकिल्स नहीं लेते। मकसद ये है उनका दिखाने का। उनका बताना ये नहीं है कि 7 लेगी, जरूरी नहीं है। आप कौन सा एल्गोरिथम उन्होंने यूज़ किया है डिवाइड के लिए, जो मैंने डिवाइड के एल्गोरिथम पढ़े हैं वो सारे 32 लेते हैं। कुछ कम लेते हैं, कुछ ज़्यादा लेते हैं, ज़रूरी नहीं होती है 24 लेते हो। मकसद यहाँ पे ये नहीं है कि डिवाइड का हार्डवेयर 24 साइकिल लेगा, फ्लोटिंग पॉइंट एडर हमेशा 4 साइकिल लेगा। बात ये नहीं है। बात बताने की ये है कि ये सारे डिफरेंट लेंगे, ये सेम नहीं लेते। उन्होंने एक एग्जांपल ली है और ये बताया है कि एग्जीक्यूट यूनिट के अंदर मल्टीपल यूनिट्स लगे हुए हैं और सब यूनिट अपना अपना टाइम लेते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है, कोई सिंपल है। जो सिंपल है वो कम साइकिल लेता है, जो कॉम्प्लेक्स है वो ज़्यादा साइकिल लेता है। ठीक है, तो उन्होंने कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यूज ले ली। उन्होंने कहा जी इंटीजर है वो 1 साइकिल में हो जाएगा। मल्टीप्लाई के लिए हमें 7 साइकिल्स चाहिए। फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन के लिए 4 साइकिल्स चाहिए। एडिशन के लिए चूंकि वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है उसके लिए 24 साइकिल्स चाहिए। ठीक है। तो क्लियर? सर तो फॉर एग्जांपल जो लेटेंसी 6 है, इसका मतलब 6 साइकिल लगेंगी वो हाँ वो ऑपरेशन परफॉर्म होने के लिए। हाँ, 6 और साइकिल एक लगेंगे साइकिल का अगर। मतलब, एक इंटरवल का मतलब ये हुआ कि हम 6 साइकिल के सॉरी, एक साइकिल जो ही कंप्लीट होगी तो उसकी जो फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन होगी वो आगे आ जाएगी, राइट? हाँ, लेटेंसी का मतलब ये है कि सेम हार्डवेयर, नहीं वो तो इंटरवल है ना, इंसिएशन इंटरवल है। लेटेंसी ये है कि अगर इस इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट्स किसी दूसरी इंस्ट्रक्शन ने यूज करने हो तो कितना उसे वेट करना पड़ेगा, कितने स्टॉल्स डालने पड़ेंगे। दैट इज द लेटेंसी। इज क्वाइट सिंपल कि भाई ऐड के बाद, फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन के बाद फिर फ्लोटिंग पॉइंट ऐड है तो फॉरवर्डिंग हुई भी है। यानी कि फॉरवर्डिंग का मतलब है कि मेमोरी और राइट बैक का वेट करने की जरूरत नहीं है। एग्जीक्यूट से एग्जीक्यूट डायरेक्ट फॉरवर्ड हो जाएंगे रिजल्ट्स। इवन देन कितना वेट करना पड़ेगा सेकंड इंस्ट्रक्शन को रिजल्ट के कंप्यूट होने का। कुछ वेट करना पड़ेगा ना। दैट वेट इज कॉल्ड लेटेंसी। जी सर। ठीक है। और इंटरवल कुछ और है। इंटरवल, इनिशिएशन इंटरवल ये है कि वही सेम यूनिट कितने डिले के बाद, अब यहाँ पे डिले साइकिल्स की फॉर्म में है, नंबर ऑफ साइकिल्स हैं, कितने डिले के बाद रीयूज हो सकता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर देखें डिवाइड है 24 साइकिल लेता है जब तक वो जी, अपने रिजल्ट्स, और है भी नॉन पाइपलाइन का मतलब है कि जब तक पूरे साइकिल्स वो जब एक तक पूरी रिजल्ट साइकिल राइट, कंप्लीट होगी। यस सर। जब तक वो अपना रिजल्ट राइट नहीं कर देता हम दोबारा यूज ही नहीं कर सकते उसे। तो वो अपने रिजल्ट राइट कब करता है? 24 में तो कंप्यूट करता है, 25वें में राइट करता है। राइट बैक करेगा, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, लेटेंसी 24 क्यों है? इसलिए कि जब उसने 24 साइकिल्स के बाद अपना रिजल्ट प्रोड्यूस किया हमने वही फॉरवर्ड कर दिया। हमने उसके राइट होने का इंतजार ही नहीं किया, हमने दूसरे यूनिट को फॉरवर्ड कर दिया। जी सर सर। अगर ठीक पाइपलाइन है। नहीं है तो हम फिर फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं इस केस में? नहीं, इंटरनली पाइपलाइन नहीं है ना, दूसरे यूनिट को तो फॉरवर्ड हो सकता है। दूसरे यूनिट को तो फॉरवर्ड हो सकता है ना रिजल्ट उसका। सर इसका मतलब 24 साइकिल के बाद जो 25th साइकिल होगी उसमें वो फॉरवर्ड कर देगा। फॉरवर्ड हो जाएगा बिल्कुल। उसमें एक्चुअली 24 में ही फॉरवर्ड हो जाएंगे रिजल्ट्स यहाँ से।
ठीक है, और 25 तक पूरा कंप्लीट हाँ, हो जाएगा ऑपरेशन। कंप्लीट हो जाएगा। तो अब और असल में इसमें समझना क्या है, असल में इसमें रट्टा लगाने वाली कोई चीज़ नहीं है। इसमें समझने की चीज़ ये है कि जो प्रैक्टिकली जो कमर्शियली अवेलेबल आर्किटेक्चर्स हैं उसके एग्जीक्यूट यूनिट के अंदर एक यूनिट नहीं लगा हुआ। पहली चीज़ ये, उसमें सिंपल ALU नहीं लगा हुआ। उसके अंदर पहले जो 88.6 आया था उसमें एक ही ALU लगा होता था, वो सिर्फ इंटीजर कैलकुलेशन करता था। अगर करनी होती थी फ्लोटिंग पॉइंट तो हम क्या करते थे, हम इमुलेशन से काम लेते थे, यानी कि हम इंस्ट्रक्शन इंटीजर की लेते थे, खुद लिखते थे पूरा एल्गोरिथम का कैसे होगा, और वो अच्छा खासा प्रोग्राम लिखना पड़ता था इंटीजर एडिशन के लिए। अगर हमने फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन करनी होती थी उसके लिए मैथ को प्रोसेसर अलग से लगाना पड़ता था। हमें ये 486 तक यही काम हुआ है। मुझे हमारे बोर्ड के ऊपर, मदरबोर्ड के ऊपर सॉकेट होता था मैथ को प्रोसेसर का, और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते थे, जैसे ऑटोकैड जब फर्स्ट टाइम आया है तो हम इंस्टॉल करने लगे तो वो मैसेज देता था मैथ को प्रोसेसर नॉट फाउंड, यानी कि मैथ को प्रोसेसर लगाओ इसके अंदर, तो वो अलग से बाय करके लगाना पड़ता था। लेकिन ऑप्शनल था, जो लगाना चाहता है वो लगा ले, जो नहीं लगाना चाहता वो ना लगाए, लेकिन उसकी जो कैलकुलेशन है वो स्लो होंगी फ्लोटिंग पॉइंट, क्योंकि वो इमुलेशन से होंगी। ओके, बाद में 486 की जो DX2 वर्जन आई उसके अंदर उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, एक ही प्रोसेसर के अंदर मैथ को प्रोसेसर भी लग गया। अब वो मैथ को प्रोसेसर क्या है, वो ये फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट्स हैं, जो फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस हैं वो इसके अंदर शामिल कर दी हैं। अब ये देखें, एग्जीक्यूट फेज के अंदर एक यूनिट नहीं है बल्कि तमाम यूनिट्स लगे हुए हैं। फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तीनों यूनिट्स लग गए। लेकिन ये तीनों ऑप्शनल है। पहला जरूरी है इंटीजर, जिसको मैंने ALU कहा है, वो जरूरी है, बेयर मिनिमम में वो होना जरूरी है। लेकिन बाकी जो तीन है वो स्पीडअप के लिए लगाए हुए इसने। तो हार्डवेयर इज ऑलवेज फास्टर देन सॉफ्टवेयर, तो इस वजह से उसने लगा दिए। अगर ये ना होते तो हमें ये सारा काम सॉफ्टवेयर से लेना पड़ता, और सॉफ्टवेयर किसको यूज करता, ALU को, पहला जो यूनिट लगा हुआ है उसको यूज करता। अब सारे हार्डवेयर की फॉर्म में लग गए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि मल्टीपल यूनिट्स लगे हुए हैं, हर यूनिट की अपनी लेटेंसीज हैं, सब सेम टाइम पे काम नहीं करते। कोई कॉम्प्लेक्स है तो ज़्यादा टाइम लेगा, तो टाइम को मेजर करने के लिए हमने साइकिल्स लिखे हुए हैं। अच्छा, ये इतने साइकिल्स लेगा, कुछ पाइपलाइन है कुछ नॉन पाइपलाइन है। अब सारे पाइपलाइन क्यों नहीं है, कॉस्ट भी, सबको पाइपलाइन नहीं बना सकते। अब जो डिवाइडर है वो 24 साइकिल लेता है, तो इसका मतलब है उसको अनरोल करके 24 स्टेजेस लगाए। तो 24 स्टेजेस लगाने में कितना टाइम कितना गेट्स यूज होंगे, कितना चिप एरिया कंज्यूम होगा। तो वो कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए उन्होंने कहा ठीक है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, डिवाइड को हम नॉन पाइपलाइन ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट में दो टर्म्स डिस्कस की उन्होंने, उसने बताया कि लेटेंसी और इनिशिएशन इंटरवल, इन दोनों में फर्क क्या है। लेटेंसी उसने कही कि अगर फॉरवर्डिंग के थ्रू उसने दूसरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रिजल्ट्स फॉरवर्ड करने हो तब भी कुछ स्टॉल्स चाहिए होंगे, तो वो कितने स्टॉल्स होंगे, ठीक, दूसरी इंस्ट्रक्शन को कितना वेट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ स्टॉल्स, तो वो लेटेंसी है। और इनिशिएशन इंटरवल क्या है कि सेम यूनिट कितने टाइम के बाद यूज हो सकता है। अब अगर मैंने ऑपरेंड दे दिए डिवाइडर को, डिवाइडर ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, तो 24 साइकिल लेगा वो, और 25वें साइकिल में अपने रिजल्ट्स राइट करेगा। जब तक वो अपने रिजल्ट्स राइट नहीं कर देता मैं नया डाटा नहीं दे सकता उसे डिवाइड करने के लिए। तो अगर सेकंड इंस्ट्रक्शन डिवाइड किया तो वो वेट करेगी, उसे स्टॉल करना पड़ेगा कितने साइकिल्स के लिए, 25 साइकिल्स के लिए। गॉट इट, समझ आई जी है? सर। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इन ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो रही है विद फुल डाटा फॉरवर्डिंग। पहली इंस्ट्रक्शन है लोड की, उसने F4 के अंदर लोड किया डाटा। सेकंड इंस्ट्रक्शन है मल्टीप्लाई, और आगे डॉट डी लिखा हुआ है। डी का मतलब है डबल, डबल डाटा टाइप वही है जो फ्लोटिंग पॉइंट होती है 64 बिट की, तो इसने उसको शो किया हुआ है मल डॉट डी। डॉट डी का मतलब है कि ये इंटीजर मल्टीप्लिकेशन नहीं है बल्कि फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन है। तो ये देखें मेमोरी से रिजल्ट फॉरवर्ड हो गए।
मेमोरी से रिजल्ट फॉरवर्ड हो गए, एक स्टॉल आया, तो ये इन ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो रही है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ऐड की। ऐड को रिजल्ट्स चाहिए जो मल्टीप्लाई के हैं, F0 यूज हो रहा है तो देयर इज अ डिपेंडेंसी। तो जब तक फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लायर अपने रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर लेता, ऐड की इंस्ट्रक्शन जो कि उसको फॉलो कर रही है वो स्टॉल हो रही है। ये देखें, ये स्टॉलिंग जो है, दिस इज द लेटेंसी। ये स्टॉल होने के बाद रिजल्ट्स फॉरवर्ड हुए हैं। ये देखें, मल्टीप्लायर से डायरेक्टली फ्लोटिंग पॉइंट एडर को रिजल्ट्स फॉरवर्ड हुए हैं। और उसके बाद स्टोर डबल की इंस्ट्रक्शन है, यानी कि स्टोर करो F2 को मेमोरी में। तो जब तक F2 कंप्यूट नहीं होगा मेमोरी में, राइट नहीं हो सकते रिजल्ट। तो यहाँ पर 3 स्टॉल्स आ गए। पहले क्या होता था, पहले एक ही फंक्शनल यूनिट होता था ALU, तो एक स्टॉल, सिर्फ एक साइकिल का स्टॉल होता था, या इतने ज़्यादा स्टॉल्स नहीं होते थे जितने अब हैं। अब डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स हैं फॉरवर्डिंग के साथ। तो ये तो इन ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो रही है इसकी। सर इसमें जो ऊपर वाले स्टॉल्स हैं वो नीचे दोबारा रिपीट होते हैं, लेकिन हम तो फेच तभी करते थे जब पिछले सारे स्टॉल्स हो जाते थे। नहीं, अब डिकोड, जब एक इंस्ट्रक्शन डिकोड होती है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फौरन फेच होती है, डिकोड के साथ फेच होती है। अच्छा, अब इस स्टॉल की बात करें, ये स्टॉल जो आ रहा है, जी जी जी, ये स्टॉल है, उसके नीचे भी स्टॉल्स हैं, उसके नीचे भी स्टॉल्स हैं। हम भी तो ऐसे ही करते थे, हम सिंपल ऐसे डैश लगा के आगे चलते हैं। हम भी तो ऐसे ही करते हैं, हम इसमें डिफरेंस क्या है? ठीक है, सर वो फेच के बाद ही जा रहे हैं, सही है। डिकोड जब होती है इंस्ट्रक्शन तो उसके साथ फेच हो जाती है, क्योंकि फेच के बगैर नहीं हम बता सकते डिपेंडेंसी है या नहीं। तो फेच फौरन होगी। जब एक इंस्ट्रक्शन ठीक है, डिकोड होगी तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच होगी। बाकी स्टॉल्स वैसे ही हैं जैसे हम करते हैं। ओके, ठीक है। अगर डिपेंडेंसी ना हो तो, अगर इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस हो, एज्यूम कि डिपेंडेंसी नहीं है, तो इसका मतलब है कि पहले मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन फेच हुई, वो एग्जीक्यूट हो रही है, फिर ऐड की इंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये जब डिकोड हो रही थी तो ये फेच हो गई, जब ये डिकोड हो रही है तो लोड की इंस्ट्रक्शन फेच हो गई। अब इनके दरमियान एज्यूम कर रहे हैं कि कोई डिपेंडेंसी नहीं है। अब जब ये स्टोर और ये स्टोर हो रही है, इनके दरमियान कोई डिपेंडेंसी नहीं है से, ये आउट ऑफ ऑर्डर इन ऑर्डर इशू हुई हैं, यानी कि उसी ऑर्डर में इशू हुई हैं जिस ऑर्डर में प्रोग्राम लिखा हुआ था। इन ऑर्डर फेच इशू, फेच इशू, फेच इशू, फेच इशू। लेकिन देखिए कंप्लीट आउट ऑफ ऑर्डर हो रही हैं। सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है, देन दिस, थर्ड और फोर्थ ऑर्डर सेम नहीं है, आउट ऑफ ऑर्डर कंप्लीट हो रही है। इन ऑर्डर फेच हो रही हैं, इशू हो रही हैं, लेकिन आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट और कंप्लीट हो रही हैं। फेच का मतलब तो वही है ना कि इंस्ट्रक्शन से फेच होना। इंस्ट्रक्शन मेमोरी से रीड होने को हम फेच कहते हैं। जी सर। ठीक है, इशू का मतलब है डिकोड होना। आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। एग्जीक्यूट, अटेंडेंस ले लिया एग्जीक्यूट अटेंडेंस मैंने लेनी है, अभी मैं अटेंडेंस भी ले लेता हूँ। एग्जीक्यूट आउट ऑफ ऑर्डर हो रही है, देखें, और कंप्लीट आउट ऑफ ऑर्डर हो रही है। देखिए, ये पहले एग्जीक्यूट हो रही है, ये बाद में हो रही है एग्जीक्यूट। आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रही है, आउट ऑफ ऑर्डर कंप्लीट हो रही है। ये देखिए, मैं नंबरिंग की हुई है, कौन सी पहले कंप्लीट हो रही है। 7वें साइकिल में एक कंप्लीट हुई, एक 8वें साइकिल में कंप्लीट हुई, जो सबसे आखिर में इशू हुई थी वो वो दूसरे नंबर पे कंप्लीट हो रही है, देन दिस, देन दिस। तो आउट ऑफ ऑर्डर, इन ऑर्डर इशू हो रही हैं, आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रही हैं, और आउट ऑफ ऑर्डर
कंप्लीट हो रही हैं। सर जैसे पिछली डायग्राम थी उसमें इन ऑर्डर हो रही थी फेच, एक मुझे दिखाइएगा। हाँ, उसमें डिपेंडेंसी थी ना, उसमें हम कर नहीं सकते थे ये वाली दिस। इसमें इन ऑर्डर फेच, इन ऑर्डर इशू, इन ऑर्डर एग्जीक्यूट, इन ऑर्डर कंप्लीट, ये देखें इन ऑर्डर कंप्लीट हो रही हैं। जी पहले वो फिर वो फिर वो, हाँ, ठीक है। लेकिन अगर डिपेंडेंसी ना हो तो फिर हम फेच तो इन ऑर्डर ही करनी पड़ेगी, लेकिन इन ऑर्डर फेच, आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट, आउट ऑफ ऑर्डर कंप्लीट। देखें राइट बैक सबका सेम नहीं है। जो जो पहली इंस्ट्रक्शन फेच हुई है वो सबसे आखिर में राइट बैक हो रही है, तो आउट ऑफ ऑर्डर कंप्लीट हो रहा है। एग्जीक्यूट भी इन ऑर्डर नहीं है, वो भी आउट ऑफ ऑर्डर है, कोई पहले एग्जीक्यूट हो रही है कोई बाद में हो रही है। लेकिन अगर रॉ हैजर्ड ना हो, ट्रू डिपेंडेंसी ना हो, तो इसका मतलब है कि अगर आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या इशू आएगा? वॉ और वॉर हैजर्ड आएंगे, जो कि नेमिंग डिपेंडेंसी है। एक्चुअली वो ट्रू डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन प्रोग्राम के आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट होने से, चाहे वो स्टैटिक हो या डायनेमिक हो, तो वॉ और वॉर हैजर्ड आ सकते हैं। राइट आफ्टर राइट और राइट आफ्टर, देखिए वैसे तो इनमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है, पहले तो देखा ये जाएगा क्या डिपेंडेंसी है। देयर इज नो ट्रू डिपेंडेंसी, लेकिन हमने उसे इशू कर दिया। अब सबसे पहले रिजल्ट इसने कंप्यूट किए, ये भी R1 में राइट कर रहा है और ये भी R1 में राइट कर रहा है, तो वॉ हैजर्ड आ गया। सबसे पहले मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन को राइट करना चाहिए, उसके बाद इस लोड की इंस्ट्रक्शन को राइट करना चाहिए, लेकिन दिस इज नॉट द ट्रू हैजर्ड, ये तो नेमिंग डिपेंडेंसी है। लास्ट लेक्चर, दिस इज दिस इज द नेमिंग डिपेंडेंसी। सर वो तो ठीक है, लेकिन लोड तो काफी पहले राइट बैक कर देगा, मतलब 3 साइकिल्स तो पहले हाँ राइट हाँ बैक कर देगा। हाँ, तो इसे इसे राइट बैक नहीं करना चाहिए, इसे वेट करना चाहिए। अगर ये करके चला भी जाता तो उससे फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि लोड तो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, खत्म। लॉजिक खराब हो जाएगी। ये वही है ना, लूप अनरोलिंग कर दी, लूप अच्छा अनरोलिंग, लूप अनरोलिंग कर दी। ये वो वाला आप देखें ना जाके, लूप अनरोलिंग के बाद वॉ हैजर्ड आ गया था। हमने कहा था कि अगर मैं रीस्केड्यूल करता हूँ, मैं लोड की इंस्ट्रक्शंस को ऊपर मूव करता हूँ, तो क्या होगा? वॉ ये हैजर्ड आ जाएगा। खराब हो वॉ जाएगी लॉजिक। तो हाँ, तो वॉ हैजर्ड एक्चुअली इट्स नॉट द एक्चुअल हैजर्ड बट अ नेमिंग डिपेंडेंसी। तो हम क्या करें, नाम डिफरेंट कर लेते हैं। तो जी कंपाइलर क्या करता था, उसका नाम रजिस्टर्स का डिफरेंट कर देता था। अगर नाम चेंज कर दिया जाए, ये रजिस्टर R1 में राइट कर रहा है और उसको ये R2 का नाम दे दिया जाए, फिर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, फिर ये दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। ओके, हार्डवेयर जब ये काम करेगा तो हार्डवेयर क्या करेगा? अगर डायनेमिक स्केड्यूलिंग हो रही है रन टाइम के ऊपर, तो हार्डवेयर रजिस्टर की रीनेमिंग खुद करेगा, और स्पेशल रजिस्टर्स इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं रजिस्टर फाइल के अंदर, जो इस काम के लिए यूज होती हैं, रजिस्टर रीनेमिंग के लिए। खैर वो आगे चल के देखेंगे। अब हम जरा इस प्रोग्राम को देखते हैं। अब मुझे बताएं कि ये तो पहली डिवाइड की इंस्ट्रक्शन है और सेकंड ऐड की इंस्ट्रक्शन है, तो क्या इन दोनों के दरमियान डिपेंडेंसी है? नो सर। कोई कोई डिपेंडेंसी मुझे नजर नहीं आ रही। इसका मतलब है कि पहली इंस्ट्रक्शन ये फेच हुई इन ऑर्डर, देन इशू हुई, डिकोड यानी कि डिकोड हुई और एग्जीक्यूट हुई और राइट बैक हुई। ये इंस्ट्रक्शन भी फेच हुई, ये इंस्ट्रक्शन भी फेच हुई, डिकोड एग्जीक्यूट हुई और एग्जीक्यूट यानी कि डिकोड हुई और एग्जीक्यूट हो गई, राइट बैक हो गई। क्या ये इन ऑर्डर कंप्लीट होंगी? नहीं। जो पहले इशू हुई है वो आखिर में कंप्लीट होगी। जी तो ये काम ऐसे प्रोसेसर को जहां आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो रही हो,
आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन और कंप्लीशन हो रही हो उसको हम कहते हैं आउट ऑफ ऑर्डर, यानी कि उसकी टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है वो ओ यानी कि ट्रिपल ओ यूज होती है, दैट इज आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन, या इसको कहते हैं आउट ऑफ ऑर्डर प्रोसेसर। अब ये प्रोसेसर करता क्या है? फेच इन ऑर्डर करता है, फेच तो इन ऑर्डर ही होगा, जिस तरह प्रोग्राम लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही फेच होगा, फेच इन ऑर्डर होता है। ओके, डिकोड फेज के अंदर दो काम होते हैं, तो डिकोड फेज को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जाता है, D1 एंड D2। और एग्जीक्यूट को तो आपने देख ही लिया है कि वो तो मल्टीपल यूनिट्स में साइकिल्स में ऑलरेडी ब्रेक हुआ हुआ है। देन मेमोरी एंड राइट बैक। अब ये डिकोड फेज ये दो कौन कौन से हैं? पहले फेज में ऑपरेंड्स को इशू किया जाता है, ऑपरेंड्स को रीड किया जाता है, जैसे पहले होता था। डिकोड फेज में क्या होता है? ऑपरेंड्स रजिस्टर फाइल से आउट होते हैं। अगर डिपेंडेंसी नहीं है, रन टाइम पे देखा जाएगा, अगर डिपेंडेंसी नहीं है, इफ देयर इज नो रॉ हैजर्ड, ट्रू डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं हम। ट्रू डिपेंडेंसी, एक ही जो डिपेंडेंसी है दैट इज द रॉ हैजर्ड, जिसके लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसके लिए हमें वेट करना पड़ता है। रॉ हैजर्ड यानी कि अगर डिपेंडेंसी नहीं है तो फिर इस इंस्ट्रक्शन को इशू कर दिया जाएगा। तो डिकोड स्टेज को दो पार्ट्स में ब्रेक किया है, एक में ऑपरेंड्स इशू होते हैं और दूसरे पार्ट में इंस्ट्रक्शन इशू होती है। तो अगर इंस्ट्रक्शन एक दफा इशू होगी तो वो कंप्लीट होगी, यानी कि वो अपने रिजल्ट्स को राइट बैक करेगी, इसे कहते हैं कमिट। अगर इशू हुई तो वो कमिट होगी, यानी कि वो अपने रिजल्ट्स को राइट बैक करेगी। तो टाइम तो क्विज का तो नहीं रहा मेरे ख्याल में, क्विज तो नहीं हो पाएगा। अगर रॉ हैजर्ड हुआ तो हार्डवेयर क्या करेगा? सर तो टेक होम फिर कर तो दें। नहीं इशू, क्या कर दूं? सर टेक होम कर दें। टेक होम करते हैं। फिर आप ये इससे शिकायत करें कि आप लोग कॉपी नहीं करेंगे, अपना काम सबमिट करवाएंगे। जी सर। ठीक है, मैं अभी वो रिजल्ट को कर देता हूँ डिस्प्ले, मैं फिर लीव कर दूंगा मीटिंग। आप लोग फिर अपने टाइम पे उसे सबमिट करवाएंगे, लेकिन आप डिस्कशन नहीं करेंगे आपस में, तो मकसद खत्म हो जाएगा डिस्कशन से कुछ का। ठीक है, जी सर। टाइम मेरे ख्याल में तो उसका, अगर आपकी वो आपने इतनी प्रैक्टिस की हुई है, अगर आपने तैयार किया हुआ इस टॉपिक को, तो 5 मिनट से ज़्यादा का काम नहीं है, लेकिन मैं आपको कितने मिनट, 20 मिनट्स दे रहा हूँ उसके लिए। सर क्लॉकिंग का था ना? हाँ, क्लॉकिंग का था। सर 30 ओके, कर दें। अच्छा चलो मैं 30 कर देता हूँ, लेकिन आपने जिप फाइल नहीं करनी सबमिशन के लिए, आपने फाइल को जिप नहीं करना। ठीक है, वो जिप करने के लिए मेरे लिए चेक करना बहुत मुश्किल है, उसको मुझे फिर डाउनलोड करना पड़ता है, फिर अनजिप करना पड़ता है, फिर उसको ग्रेड करना पड़ता है। अगर आपने ऐसे ही इमेज फाइल को सबमिट करवाया तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे इमेज फाइल डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, मैं अभी शो कर देता हूँ। बस इस आज के टॉपिक को मैं कंप्लीट कर दूं कि ऐसे प्रोसेसर्स जो डायनेमिकली इशू करते हैं, यानी कि जो डायनेमिकली एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि हार्डवेयर रीस्केड्यूल करता है, उन प्रोसेसर्स के अंदर डिकोड फेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है रीड ऑपरेंड्स और दूसरी होती है इशू। तो डिकोड फेज को दो पार्ट्स में ब्रेक करती है, रीड ऑपरेंड्स एंड इंस्ट्रक्शन इशू। यहाँ पर एल्गोरिथम्स होते हैं लाइक स्कोरबोर्ड और टोमासोलो। आज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ये प्रोसेसर कैसे काम करता है, कैसे आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन होती है, कैसे रीस्केड्यूलिंग होती है रन टाइम पर। तो आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं।
सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था जी 30 नंबर स्लाइड से सर। स्लाइड नंबर 30 जी सर। सर इसमें जो जहाँ पे एडर 1 है वहाँ पे हमारे पास डिकोड हो रहा है, तो ये सर ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई थी। एडर 1 है, लास्ट वाली लास्ट A1 है, इंस्ट्रक्शन। ये जी ओके, ये इंस्ट्रक्शन है स्टोर की। ठीक है। ये एक सेकेंड, लेट मी चेक के इसने अपने रिजल्ट्स कंप्यूट किए हियर। सर ये और अपडेटेड स्लाइड ही अपलोड कर देगा ये मैं 32 कर देता स्लाइड्स हूँ तक। थर्ड स्टार ड्यू टू स्ट्रक्चरल हैजर्ड। हाँ, ये चीज़ भी अभी डिस्कस करनी रह गई है, मुझे याद नहीं रहा। ये भी एक स्ट्रक्चरल हैजर्ड में सिर्फ एक ही मैंने डिस्कस किया है, एक और भी स्ट्रक्चरल हैजर्ड होता है। अच्छा, यहां से A4 से डायरेक्टली मेमोरी में क्यों नहीं आया? सर A1 से डिकोड भी तो हो रहा है, वो भी चीज़ समझनी थी और ये देखें भी दोनों। देखें देखें स्ट्रक्चरल हैजर्ड ये होता है कि सेम यूनिट को दो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर रही हैं, ठीक है। मतलब कि सेम यूनिट को दो इंस्ट्रक्शंस यूज कर रही हैं सेम टाइम पे, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल हैजर्ड। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो ऐड की इंस्ट्रक्शन है वो राइट बैक कर रही है रजिस्टर फाइल में। रजिस्टर फाइल में एक वक्त में सिर्फ एक ऑपरेंड राइट हो सकता है, दो तो नहीं हो सकते। जी सर। नहीं हो सकते ना, राइट जी बैक एक वक्त में एक रजिस्टर में डाटा राइट हो सकता है। अगर मैं ये स्टॉल खत्म कर दूं, ये वाला स्टॉल, तो क्या जी होगा? A4 से डायरेक्टली नेक्स्ट साइकिल में मेमोरी को डाटा मिल जाएगा, राइट बैक और राइट बैक ओवरलैप हो जाएंगे। जी सर ऐसे ही। राइट बैक ऊपर भी राइट बैक होगा, नीचे भी राइट बैक होगा, और राइट बैक ओवरलैप होने का मतलब ये है कि देयर इज अ स्ट्रक्चरल हैजर्ड। तो स्ट्रक्चरल हैजर्ड को अवॉइड करने के लिए उसने ये स्टॉल डाला है। तो ये भी बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पर तो लकीली सेम टाइम पे कहीं भी राइट बैक नहीं हो रहा, लेकिन राइट बैक ओवरलैप नहीं होना चाहिए। अगर राइट बैक ओवरलैप हो रहा है तो इसका मतलब है कि दो इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर फाइल में राइट कर रही हैं एट द सेम टाइम, और रजिस्टर फाइल में सिर्फ एक वक्त में एक ही रजिस्टर राइट हो सकती है, तो हमें स्टॉल डालना पड़ेगा। लेकिन इस एग्जांपल में देखें राइट बैक डिफरेंट टाइमिंग्स पे हो रहा है, तो देयर इज नो स्ट्रक्चरल हैजर्ड। राइट बैक ओवरलैप नहीं हो सकता। मेमोरी ओवरलैप, अगर मेमोरी रीड हो रही है तो मेमोरी भी ओवरलैप नहीं हो सकती, मेमोरी राइट हो रही है तो ओवरलैप नहीं हो सकती। यहां पर इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। शो कर दें सर, जी क्विज शो कर दीजिएगा सर, कहीं जाना है तो लेट हो जाएंगे सर, या तो टाइम ज़्यादा रख दीजिए क्विज का फिर। नहीं, टाइम ज्यादा नहीं है, मैं बाद में वो ये नहीं है कि आप अगले दिन मुझे कुछ सेंड कर रहे हैं। नहीं सर फिर क्विज शो कर दें सर। मैं कुछ शो कर देता हूँ, मैं कुछ का टाइम रखूंगा और उस टाइम पर आपके कुछ आना चाहिए।